हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कैसे हैं आप लोग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। इसको बताने के लिए आपके पास एक रास्ता है, कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप जाइए और बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह मेरा ही चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, आप सभी लोगों का प्यारा चैनल है। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुलार मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए। हिंदी विषय को लेकर के मैं आया हूं और पूरे साल आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। एक एक चैप्टर, अभी गद्य खंड चल रहा है, गद्य खंड खत्म होने के बाद पद्य खंड चलेगा, उसके बाद से ग्रामर चलेगा, संस्कृत चलेगा, सारा कुछ चलेगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। आपका नवंबर जाते जाते आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा और दिसंबर से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो हम लोग जो है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सशक्त निबंध है। भाषा में आधुनिकता को कैसे लाया जाए, इस विषय पर हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने बहुत ही एक अच्छा निबंध लिखा है। जो साइंस वर्ग के बच्चे और आर्ट वर्ग के बच्चे हैं और कॉमर्स वर्ग के बच्चे हैं, ये तीनों वर्ग के बच्चों के लिए है लेसन। और इम्पोर्टेंट की श्रेणी में मैं इस लेसन को रखा हूँ। कक्षा 12 का ये लेसन है, तीनों वर्ग के लोगों को पढ़ना है और ये भाग 2 है। हम लोग कल भाग 1 पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। तो आइए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ भाग 2। भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों से वही प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, जो भी प्यारे प्यारे बच्चे नए आए हैं, उन प्यारे प्यारे बच्चों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबाकर सबसे ऊपर लिखा होता है आल को आप क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं भी जो भी नोटिफिकेशन आपको भेजूं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए और आप पढ़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। एक हम लोग कल के लेसन में पढ़े थे, आज कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू ढंग से कर सके। यहाँ तक हम लोग जो है पहले पाठ में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 में विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है। खास तौर से वो 2 प्रकार के होते हैं। जो विदेशी शब्द होते हैं, जो शब्द विदेश से आए होते हैं, वह खास करके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उनको उसी तरह से, उनको जिस तरह से, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में है, उसको उसी तरह से हम अपने भाषा में उसको ग्रहण कर लें तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 बताया है हमारे लेखक ने, वस्तु सूचक और भाव सूचक। वस्तु सूचक मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, तुरंत पता चल जाएगा कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई नई चीजों का निरंतर अधिकतर विकास होता रहता है। विज्ञान की प्रगति, जब विज्ञान प्रगति करता है तो उसके कारण नई नई चीजों का क्या होता है, आविष्कार होता है। नई नई चीजों का क्या होता है, खोज होता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हमारे और आपके जीवन में आवश्यकता न हो
तो आविष्कार नहीं हो पाएगा। एक समय ऐसा था कि छोटा मोबाइल चलता था, उसके पहले मोबाइल ही नहीं था। आज बड़ा मोबाइल आ गया है, 4G आ गया है, 5G आ गया है, आगे पता नहीं क्या आएगा। तो यह क्या है? विज्ञान की प्रगति है। निरंतर विज्ञान क्या कर रहा है? दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है। पहले के ज़माने में फैन था, अब एसी आ गया है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं। पहले बड़ी बड़ी टीवियाँ हुआ करती थी, अब एलईडी आ गया, एलसीडी आ गया। तो विज्ञान क्या कर रहा है? दिन पर दिन क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है। और जब प्रगति करेगा तो आविष्कार होगा, तभी तो प्रगति होगी। जब कभी नया आविष्कार होता है, लेखक कह रहा है, जब भी कभी भी नया कोई आविष्कार होता है, नई कोई खोज होती है, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। संज्ञा मतलब नाउन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह पेन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है ना। ये आपका जो है कि मार्कर क्या है? संज्ञा है। ये किताब क्या है? संज्ञा है। ये गिलास क्या है? संज्ञा है। ये सब चीजें क्या है? संज्ञा है। मोबाइल क्या है? संज्ञा। यानी जिस किसी वस्तु को उसके अगर हम नाम से जान लेते हैं, किसी वस्तु को उसके हम नाम से जान लेते हैं, नाम से परख लेते हैं, उसका नाम रख करके हम बुलाते हैं, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। यानी जब भी किसी चीज का आविष्कार होता है, जब भी किसी चीज की खोज होती है, तो वहां पे जहां पे उसकी खोज होती है, वहां पे उसका नाम रखा जाता है और उस नाम को हम अपनी भाषा में उसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही इसमें कहा गया है। अगर हम उसकी हिंदी खोजने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, हिंदी मिल नहीं पाएगी। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वह देश उस आविष्कार के नामांकन के लिए नया शब्द रखता है। क्या रखता है? यह क्या है? वस्तु सूचक है। किसी वस्तु को हम उसके नाम से जानते हैं। जैसे पेन क्या है? वस्तु है। पेन क्या है? वस्तु है। उसके बाद से आएगा भाव सूचक। तो हम लोग पहले वस्तु सूचक पढ़ लें। जैसे पेन एक वस्तु है, मोबाइल एक वस्तु है, पंखा एक वस्तु है, कूलर एक वस्तु है, टीवी एक वस्तु है, किताब एक वस्तु है। ये सब भाव सूचक हैं। तो लेखक क्या कर रहा है? जिस देश में उसकी सृष्टि, यानी जिस देश में किसी वस्तु का अगर निर्माण होता है, वह देश आविष्कार करता है, तो उसका वही नामांकन भी करता है। नामांकन का मतलब होता है वही उस देश का नाम भी रखता है। और नाम रखने के लिए कोई न कोई एक नया शब्द बनाना पड़ेगा। बिना शब्द के नाम कैसे रखेंगे? किसी न किसी वस्तु का अगर नाम रखना है तो शब्द हमको लेना पड़ेगा, और जब शब्द लेंगे तभी तो उसका नाम रखा जाएगा। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। लेखक क्या कह रहा है? वही शब्द, जो शब्द जहां पे उस चीज का निर्माण हुआ है, वही शब्द बिना उसमें संशोधन किए, बिना कुछ काट छांट किए, अन्य देशों में भी बिना परिवर्तन किए वैसे ही उसको प्रयुक्त, मतलब हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसका हम क्या करते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। यदि हर देश उस चीज के लिए अलग अलग नाम रखेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कह रहे हैं, अगर कोई वस्तु बनी है, उस वस्तु का हर अलग अलग देशों में अलग अलग उसका नाम रखा जाएगा, तो उस वस्तु को समझने में बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए कि ये मोबाइल है, इंडिया में इसको मोबाइल कहें, पाकिस्तान में कुछ और नाम कहें, नेपाल में कुछ और नाम कहें, रूस में कुछ और नाम रखें, अमेरिका में कुछ और नाम रखें, तो क्या होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे कुछ चीजें आप लोग देखिएगा, देखने से आपको पता चलेगा कि एक ही वस्तु को हर जगह अलग अलग नाम है। जैसे आप बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, वहां पे आप कहिए दुकानदार के पास जा करके कि हमको 2 समोसा दीजिए, वो समझ ही में नहीं पाएगा कि समोसा क्या होता है। क्योंकि वहां पे समोसा को समोसा के नाम से नहीं पुकारा जाता है, वहां पे समोसा को सिंघाड़ा के नाम से पुकारा जाता है। अब आप पूछेंगे कि तब सिंघाड़ा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वहां पे सिंघाड़ा को कहते हैं सब पानी फल। यानी हर प्रदेश में हर जगह अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज है। कई जगह लोग जो है घेवड़ा कहते हैं सब्जी में, कई जगह लोग नेनुआ कहते हैं, उसका अलग अलग जगहों पे नाम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए किसी चीज को, तो उसका अगर नाम हम अपने तरह से रखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। इसलिए उसका नाम हम उसी तरह से अपने भाषा में ले लें। यही भाषा की आधुनिकता है। जैसे
रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द मौजूद, एक ही शब्द क्या है मौजूद है, यानी प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। रेडियो कहाँ का है? रेडियो और टेलीविजन ब्रिटिश का बना हुआ है, ब्रिटिश में बनाया है। और स्पुतनिक कहाँ का है? रूस का बना हुआ है। अब बताइए, स्पुतनिक रूस का है, टेलीविजन ब्रिटिश का है, और जो है कि रेडियो, अब रेडियो को हम रेडियो के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों से पूछ लीजिए रेडियो का हिंदी क्या है? रेडियो ही है। टेलीविजन का क्या है? टेलीविजन ही है। टेलीविजन को लोग टीवी भी कहते हैं, टीवी। आप लोग समझिए, टीवी को क्या पूरा फुल फॉर्म है टेलीविजन, और हाफ फॉर्म है टीवी। एक उदाहरण से देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से, बहुत पुराने काल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, और वह था सीढ़ी। जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब फैक्ट्रियों और उद्योगों का जन्म हुआ, जब मतलब औद्योगिक क्रांति जब आई, तो उसके अनुसार कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया गया। जैसे लिफ्ट हो गए, एक एलिवेटर हो गए, एक्सेलेटर हो गए आदि। अब देखिए लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट होता है किसी चीज को क्रेन से उठा लिया जाए, उसको लिफ्ट कहते हैं। एलिवेटर क्या कहते हैं? जैसे आप जो है किसी रूम में बंद होता है और आप उसमें चढ़ जाते हैं, और आप क्या करते हैं, एक तल्ला दो तल्ला बटन दबाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है, आप चले जाते हैं। एक्सीलेटर क्या कहते हैं? जो सीढ़ी नुमा रहता है, आप उस पर खड़े हो जाते हैं और आप उसको जहां पहुंचना है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आप पहुंच जाते हैं। तो आज के समय में इनका नाम अगर सीढ़ी कहा जाए तो उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए हम अपनी भाषा में लिफ्ट, एलिवेटर और एक्सीलेटर आदि भाषाओं को हम उसी भाषा में उसी नाम से हम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते। भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द है, भारतीयों के लिए, भारत के लोगों के लिए शब्द क्या है? बिल्कुल नया है, और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम दृष्टव्य नहीं होते। दृष्टव्य मतलब दिखाई नहीं देते। इन भाषाओं के लिए, इन शब्दों के लिए, जो सीढ़ी के लिए नया नया शब्द प्रयोग हुआ है, इनके लिए हमारे भारतीय भाषाओं में कोई नया शब्द दृष्टव्य यानी दिखाई बिल्कुल नहीं देता। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लेखक हमारा क्या कर रहा है? वह जो शब्द हैं उनको यथावत, यथावत का मतलब उसी अवस्था में उनको हम अपनी भाषा में क्या करें, समाहित कर लें, ग्रहण कर लें, उसका प्रयोग कर लें, इसमें कोई बाधा यानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी ने, हमारे जो रेड्डी साहब कह रहे हैं, फ्रेंच और लैटिन जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से अंग्रेजी जो भाषा है कई ऐसे शब्दों को लेकर के अपने में आत्मसात कर लिया। आत्मसात का मतलब अपने अंदर उसको समाहित कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी यानी रूसी भाषा को अंग्रेजी ने रूसी को अपनी अपनी भाषाओं में लेकर के अपने भाषा में नवीनीकरण कर लिया, अपने भाषा में क्या कर लिया, आधुनिकता ला लिया। ये व्याख्या आप लोगों को समझ में आ रही है? पैराग्राफ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मेरा जो है उत्साहवर्धन होगा, और मैं और से अच्छा आप लोगों को पढ़ाऊंगा और वीडियो खूब बना करके आप लोगों को दूंगा। आइए अगले पैराग्राफ पे लेखक हमारा क्या कर रहा है? कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। ये हो गया भाव सूचक संज्ञा। भाव सूचक संज्ञा क्या हो गया? विवेकानंद मिश्रा आपको हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, भाव सूचक शब्द हो गया। आपके अंदर, आपके हृदय में हमारे प्रति या किसी के प्रति आपके हृदय में क्या भाव है, यह भाव सूचक संज्ञा है। अभी हम लोगों ने वस्तु सूचक संज्ञा पढ़ा, यह भाव सूचक संज्ञा है। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। देखिए क्या कह रहा है इस लेखक, उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित, अपनी ही भाषा में उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म यानी सबसे छोटा भेदों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण,
उष्ण मतलब होता है गर्मी, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। उष्ण एक भाव है, एक जिसे हम कहते हैं ना गर्मी बहुत पड़ रही है, यह क्या है? एक भाव है। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में, मूल उसकी भाषा जो है, मूल मतलब जो उसकी वास्तविक भाषा है वह उष्ण, उष्मा और ताप, उष्ण उष्मा और ताप, इनमें उतना अंतर नहीं है जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी से, पहले क्या था? पहले उष्मा को अलग समझते थे, ताप को अलग समझते थे, उष्ण को अलग समझते थे, लेकिन तीनों का अर्थ और मतलब क्या है? एक ही है। पहले हम ज़्यादा दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन लेखक क्या कह रहा था कि हम जब अभ्यास किए, जब प्रैक्टिस किए, तो प्रैक्टिस करने के कारण जो शब्द कुछ कटु यानी कड़वा लग रहे थे या हमको विपरीत यानी उल्टा लग रहे थे, वह सब क्या हो गए? कालांतर में मामूली शब्दों को बना करके सर्व प्रचलित हो गए। उन शब्दों में मामूली जो है संशोधन किया गया, अभ्यास किया गया, समझा गया, और फिर इसका शब्द क्या हो गए? हमारी भाषा में प्रयोग होने लगे, प्रचलित होने लगे। कोई दिक्कत नहीं हुई फिर जब आगे चल करके। अगले पैराग्राफ में हमारा लेखक का कह रहा है, इसको आइए पढ़ते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती है। हमारे रेड्डी साहब क्या करते हैं? नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हो। प्रशस्त मतलब होता है साफ सुथरा। हमारी नवीनीकरण क्या कितनी हुई? साफ सुथरा क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह हमको भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का जो मुख्य कार्य है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। अब सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या होती है? कि सुस्पष्ट यानी अस्पष्ट में भी सु शब्द लग गया है, तो यानी स्पष्ट में भी और अच्छा स्पष्ट। अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम अपने मन की बात, अपने हृदय की बात अगर हम किसी से कहते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसको स्पष्ट रूप से वो बात क्या होनी चाहिए? समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में ही न आए तो मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा, और आपको पढ़ना समझ में आए तो आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो कहने का मतलब है कि मैं अपनी भाषा को, मैं अपनी बात को आप लोगों तक सुस्पष्ट यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से यानी आसान शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मैं अपना विचार, मैं अपनी बातों को आप तक, लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, यही आप तक पहुंचा दूं, आप समझ जाइए, आप अपनी बात को हमारे तक पहुंचा दीजिए। क्या हो गया? भाषा का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। ऐसी भाषा मत बोलिए कि आपको भी समझ में न आए, हमको भी समझ में न आए। आपको मैं समझा रहा हूं और इतने कठिन कठिन वर्ड्स बताऊं, इतने जो है कि कुछ बतेबे न करूं, केवल पढ़ दूं, तो आपको समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रहे। अगर भाषा में सुस्पष्टता अगर न आए और निर्दिष्टता, निर्दिष्टता का मतलब होता है निर्देश करना, किसी चीज को निर्देशित करना, अगर उसमें सुस्पष्टता यानी बिल्कुल स्पष्ट न हो, उसमें निर्देशित न अच्छे से किया गया हो, तो क्या होगा? वह भाषा क्या हो जाएगी? चिरकाल तक। चिरकाल मतलब आगे तक, भविष्य में वो भाषा क्या हो जाए? जीवित नहीं रह सकती है। जैसे आज के समय में, वर्तमान के समय में जो हमारे संस्कृत के साथ हुआ है, संस्कृत के साथ यही न हुआ है, संस्कृत भाषा ने अपने अंदर व्याकरण के साथ साथ आधुनिकता को स्वीकार नहीं किया। आधुनिकता को स्वीकार न करने के कारण वो क्या हो गई? पीछे पड़ गई, पीछे हो गई। जल पी लें। इसीलिए भाषा में नए नए शब्दों का आना जरूरी है। यही हमारे रेड्डी साहब कह रहे हैं
कि भाषा में आधुनिकता का होना जरूरी है और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से मैं आप तक पहुंचा सकूं, यही भाषा का मुख्य कार्य है। इसके बाद भाषा का कोई काम ही नहीं है। नए नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। जो नए नए शब्द हैं उसके भी बारे में हमको यही बात क्या करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, अपने दिमाग से सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। इन संदर्भ में ये जो लेखक कर रहा है, इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। लेखक क्या कर रहा है, यही संदर्भ है कि हमको यह याद रखना चाहिए कि पूर्वाग्रहों, मन में पहले से किसी बात को सोच लेना ही पूर्वाग्रह है। अब देखिए यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ा, यानी बिना पढ़े, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कुछ लोग पहले ही क्या करते हैं, अंदाज लगा लेते हैं। उसी को कहा जाता है पूर्वाग्रहों। मैं कहता हूँ ना कि मैं किताब से पढ़ाता हूँ और आप भी अपने पास किताब रख लीजिए, जो भी कठिन कठिन शब्द हो उसको आप लिख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए या पेन ले लीजिए, ताकि आपको जब इसकी व्याख्या करनी हो तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। पूर्वाग्रहों यानी पहले से हम किसी के बारे में सोचें। इसके लिए लेखक कह रहा है कि उससे हम मुक्त होकर के, यानी उससे निकल करके उस शब्द की मूल आत्मा, यानी उस शब्द की जो मूल आत्मा है ना, उसकी जो जड़ है, उसकी सार्थकता पर उन्मुक्त विचार, उन्मुक्त माने निश्चिंत रह करके हम क्या करें, उस पर विचार करें। अंग्रेजी शब्द शासकों की भाषा रही है। अंग्रेजी किसकी भाषा रही है, शासकों की। शासक किसे कहते हैं, जो लोग हमारे ऊपर राज किए, हमारे ऊपर शासन किए, वो उनकी क्या रही, भाषा रही है। और भाव क्या रहे, दास्ता की निशानी है। दास्ता क्या है, गुलामी। अगर हम किसी के यहाँ नौकर चाकर गुलाम बन करके रहते हैं तो उसको हम कहते हैं दास्ता, दास्ता की निशानी। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। जैसे हम ये बात सोचें कि हम अंग्रेजी क्यों पढ़ें। अंग्रेजी तो जो है कि जो लोग अंग्रेज हमको गुलाम किए थे, हमको 200 वर्षों तक गुलाम किए थे, उनकी अंग्रेजी है, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ना तो गुलामी की निशानी है। उसी के बारे में लेखक कह रहा है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि अंग्रेज हमको 200 वर्षों तक गुलाम रखे थे और दास्ता की निशानी, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, इससे हम क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, तो नुकसान आपका ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा, न कि अंग्रेजों का होगा। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्द, उर्दू जो भाषा है उसमें से अरबी और फारसी को अगर निकाल दिया जाए तो उर्दू खत्म हो जाएगी। उर्दू में कोई शब्द ही नहीं बचेगा। उर्दू में हमको लगता है 50 से 60% जो भाषा है वह फारसी है और अरबी है। को इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले, इस्लाम जो धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, उनको ज्ञान कराया कि आप इस भाषा को स्वीकार करिए। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो उर्दू शब्द क्या हो जाता, खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। हिंदी वाले त्यागना, अगर हिंदी वाले इस भाषा का त्याग करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा ना होकर के बिल्कुल बनावटी हो जाएगी। अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए ना तो आपको लोग पागल घोषित कर देंगे, बिल्कुल। जैसे एक शब्द है, मान लीजिए किसी को कहना है कि आपके आंखों से आंसू बह रहा है, अगर उसी को शुद्ध हिंदी में भाषा में प्रयोग किया जाए तो क्या कहा जाएगा, आपके नेत्रों से अश्रु छलक रहे हैं, आपके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। यह शुद्ध हिंदी भाषा है। अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगे तो हमको और आपको लोग पागल घोषित कर देंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, लगेगा बिल्कुल बनावटी भाषा है। अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कर रहा है, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की और आचार्यों की दिमागी कसरत है, जो पंडित जी लोग हैं और जो हमारे जो आचार्य लोग हैं उनकी दिमाग की क्या है, कसरत है, तो अगर कसरत ऐसे ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा गतिशील का मतलब होता है भाषा एक जगह से दूसरे जगह आनी चाहिए, जानी चाहिए। यहाँ की भाषा महाराष्ट्र में जानी चाहिए, महाराष्ट्र की भाषा यहाँ आनी चाहिए। वह गतिशील है, एक जगह नहीं रह सकती है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाषा कोई म्यूजियम की चीज़ नहीं है, उसको म्यूजियम में आप बंद करके नहीं रख सकते हैं, शीशा में पैक करके नहीं रख सकते हैं।
किसी एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते हैं। भाषा कोई म्यूजियम की चीज़ थोड़े है, वह तो गतिशील है, एक जगह से दूसरे जगह आती रहेगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। अगर किसी भाषा का हम प्रयोग न करें तो भाषा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और उसका किससे, सीधा जनता से है। यदि नए नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया न जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कुठारघात होगा। यदि अगर कोई नया नया जो शब्द बन रहा है, अगर कोई नए नए शब्द बने, उद्गम मतलब जहाँ से उसका जन्म हो रहा है, उद्गम का मतलब होता है जहाँ से उसका जन्म हो रहा है, जिस भाषा का जहाँ से जन्म हो रहा है, अगर वो भाषा वहीं पर अड़ी रहे, वहीं पे रहे, अगर कहीं पर उसका प्रयोग न किया जाए तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो उसके पीछे का जो लक्ष्य है, वह क्या होगा, उस पर कुठाराघात होगा, कुल्हाड़ी से मारने के बराबर होगा। कुठाराघात का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी से मारना, उस पर कुल्हाड़ी के मारने के बराबर होगा। इसके लिए यूरोपीय देश में प्रेषक के कई साधन हैं। प्रेषक मतलब हमसे आपसे बातचीत करने के साधन, श्रव्य दृश्य, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, श्रव्य, श्रव्य मतलब होता है सुनना, और दृश्य मतलब होता है देखना। आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं तो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य की विधान है, विधान मतलब व्यवस्था है। वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्राय नहीं के बराबर है। आज के ज़माने में हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें वैज्ञानिक कथा क्या है, नहीं के बराबर है, बिल्कुल उसका प्रयोग नहीं होता है। किसी भी नए विधान की सफलता, किसी भी नए व्यवस्था की सफलता कहाँ तक है, अंततः जनता की सम्मति और असम्मति के ऊपर है। सम्मति मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की सहमति होना। हाँ, हम सहमत हैं कि मिश्रा सर के YouTube चैनल पे हम पढ़ेंगे, यह सम्मति है। और असहमति का मतलब होता है कि हम यह कार्य नहीं करेंगे, यह असहमति है। किसी भी भाषा का सफलता किस पे पड़ता है, जनता की सम्मति और असम्मति पे पड़ता है। अगर जनता सहमत है तब, और असहमत है, उसी के आधार पर निर्भर होती है। अगर वो सहमत नहीं है और असहमत है तो, और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व तो शिक्षित समुदाय और सरकार के ऊपर होती है। यह क्या लेखक कह रहा है, यह जो चेतना है, शिक्षा के प्रति जो चेतना है, जो भाषा के प्रति चेतना है, इसका उत्तरदायित्व किसके पास है, हमारे पास है, आपके पास है। जो शिक्षित समुदाय है, जो शिक्षित लोग हैं, उनके पास इसका उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व को मतलब उनको इस कार्य को करना है, और जो सरकार हमारी है उस सरकार को इसको काम को करना है, उसका ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानवीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। मानविकीकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण के साथ साथ, व्याकरण के क्या है, व्याकरण के साथ साथ लेखक क्या कह रहा है कि भाषा में आधुनिकता अगर लाना है तो व्यवहारिक रोज बोलचाल की भाषा जो है व्यवहारिकता में कि उसके स्वरूप का मानवीकरण, मानव के साथ उसका करण करना चाहिए। लिपिबद्ध यानी उसको एक लिपि में एक सही तरीके से, एक व्याकरण, शुद्ध व्याकरण के साथ, यानी आसानी से लोगों को क्या हो, समझ में आ सके, में सुधार करना बहुत आवश्यक है। अगर जब तक सुधार नहीं होगा तो भाषा का क्या होगा, आधुनिकता नहीं आएगी। भाषा में कभी भी आधुनिकता नहीं आ पाएगी, और भाषा जैसी की है तैसी रहेगी, और आगे चल कर के वो भाषा क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई भाषा है उसमें हम अगर सुधार करना चाहें, उसमें अगर आधुनिकता हमको लाना है तो उसमें सुधार करना, उसका समाधान करना बहुत ही आवश्यक है। आखिरी स्टेंजा में लेखक क्या कह रहा है, यह क्या कह रहा है, संक्षेप में कह रहा है कि नए नए शब्द, नए नए मुहावरे एवं नई नई रीतियों के प्रयोग में युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा की आधुनिकता लाना है। यह पूरा सारांश है। पूरा अभी तक का हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर का 5 लाइन 6 लाइन में पूरा क्या है, सारांश दे रहा है लेखक कि संक्षेप में, यानी हम संक्षेप में कहें तो नए नए शब्द,
भाषा में क्या करना चाहिए, नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नए नए मुहावरों और नई नई रीतियों के प्रयोग से, युक्त मतलब प्रयोग से भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में क्या है, आधुनिकता लाना कहलाता है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप, आधुनिक युगीन, इन आधुनिक युग में विचारधाराओं यानी लोगों के विचारों के अनुरूप नए नए शब्दों के गढ़ने, गढ़ने का मतलब होता है बनाने, मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होगा। अगर नए नए शब्द बना ही दिए जाएं, गढ़ ही दिए जाएं, तो क्या होगा, भाषा में उसका विकास नहीं होगा। वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन भाषा शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा की आधुनिकता प्रदान करना है। हमारे रेड्डी साहब क्या कर रहे हैं कि परिभाषित शब्दों में, यानी उसकी परिभाषा एक दूसरे के साथ बोलचाल की भाषा में आसानी से उस भाषा का प्रयोग हो, नए नए शब्दों का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों यानी जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों में नया नया प्रयोग को लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्ति से लेकर के अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना चाहिए। लेखक क्या कह रहा है, क्योंकि व्यवहारिकता की भाषा का प्राण तत्व है। अगर किसी भी भाषा को अगर हम व्यवहारिकता में, रोज बोलचाल की भाषा में अगर उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो प्राण है वो नष्ट हो जाएगा, उसमें आधुनिकता नहीं आएगी। नए नए जो शब्द हैं, नए नए जो प्रयोग का पाठ्य पुस्तकों में, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो किताबें होती हैं, उसमें नए नए प्रयोग से लेकर के साहित्यिक पुस्तकों तक, यानी जो साहित्यिक पुस्तकें होती हैं उनमें शिक्षित व्यक्तियों से लेकर, जो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, लेकर के अशिक्षित व्यक्तियों तक। लेखक क्या कर रहा है, जो लोग शिक्षित व्यक्ति हैं और जो लोग अशिक्षित व्यक्ति हैं, दोनों के कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। यानी जो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसके रोज जो कार्यकलाप है, उसका रोज जो व्यवहारिक चीज है, उसमें उस भाषा का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर के उस भाषा में आधुनिकता आएगी। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। हमारे रेड्डी साहब क्या कर रहे हैं, इसी तरह से अगर हम अपनी भाषा को अपने जीवन में, अपने जीवन में अगर सभी आवश्यकताओं के लिए, यानी हमारे जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं में इस भाषाओं का हम दिन प्रतिदिन प्रयोग कर सकेंगे। प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग। अगर हम दिन पर दिन इसका हम प्रयोग करते जाएंगे तो हमारी भाषा में क्या हो जाएगा, अपने आप आधुनिकता आ जाएगी और हमारी भाषा क्या हो जाएगी, बिल्कुल आधुनिक हो जाएगी। इसलिए हमको जो रोज बोलचाल की भाषा है उस बोलचाल की भाषा में हमको इस तरह के नए नए शब्दों का आधुनिकता के साथ प्रयोग करना चाहिए, तब जाकर के आपकी भाषा आधुनिकता हो जाएगी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ एक सशक्त और एक बहुत ही मजबूत निबंध आप लोगों को कैसा लगा, इस कमेंट में आप लोग बताइएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। प्यारा प्यारा कमेंट लिखने में क्या दिक्कत है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, इसके लिए तो आप लिख ही सकते हैं। तो आप ये चैप्टर हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ लेसन है, यह क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। अब हम लोगों का लेसन चालू होगा, 7वां लेसन हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ निंदा रस हम लोग पढ़ेंगे, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ। तब तक मैं चलता हूँ इस लेसन की तैयारी करने के लिए, तब तक आप पढ़िए। फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।